हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो था वो खत्म कर लिया है। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है। कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लो ये इस तरीके का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल एक एटम ये है और एक दूसरा एटम क्या है, ये है। तो इसमें देखो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एटम के, न्यूक्लियस की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये जो इसका न्यूक्लियस होता है इसके दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ऐसे ये वाला न्यूक्लियस क्या करता है, दूसरे वाले एटम को अट्रैक्ट करता है, उसके इलेक्ट्रॉन को। ऐसे दूसरा वाला एटम है, इसका न्यूक्लियस है, ये क्या करता है, इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और ये इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। अब देख लो, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है और ये वाला जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और आर नॉट क्या होती है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल डिस्टेंस पर हमारे दो एटम जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है, एक दो एटम्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अपोजिट चार्जेस का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे की वजह से हमारे क्या बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। एक बात बताओ, ये जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट कैसे करेगा। ये मॉलिक्यूल इस तरीके से है, मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूं, इस मॉलिक्यूल को मैं इधर खींच रहा हूं, फिर मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो ये वापस कहां आएगा, ये इधर आना चाहेगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ। और पीछे की तरफ क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करता जा रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मॉलिक्यूल है, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, मतलब रोटेट नहीं सॉरी वाइब्रेट कर रहा है। ये मॉलिक्यूल है, तुमने इधर इसे खींचा फिर इसको छोड़ दिया, तो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ना। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा। तो देखो मॉलिक्यूल क्या है, एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। कंसीडर कर लिया कोई भी मॉलिक्यूल मैंने, वो क्या है, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वो बिहेव कर रहा है। ये एक मेन पोजीशन है, मान लो ये मेन पोजीशन है, इससे क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है और कैसा कर रहा है, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसे हमारा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये इधर रोटेट कर, मतलब ये मॉलिक्यूल है और ये एटम, एक एटम एक एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये क्या है, इसकी एक मेन पोजीशन जो बिल्कुल स्टेबल स्टेट पर है, यहाँ पे खड़ा बैठा हुआ है एटम। तुमने इसको इधर की तरफ खींचा तो ये दोबारा से कहां आएगा, पीछे की तरफ नहीं आना चाहेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। और देखो हुक्स लॉ ने क्या एक्सप्लेन किया था, हुक्स लॉ ने ये बोला था कि जो तुम्हारा फोर्स होता है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स है। ये कहां से आता है, हुक्स लॉ से, जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। फिजिक्स में क्या कहता है, कोई भी चीज तुमने इस तरीके से खींची, स्प्रिंग है तुमने खींचा तो क्या करेगा, पीछे की तरफ क्या करना चाहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाएगा। वही किसने दी थी, हुक्स लॉ ने बताया था इसको। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या था, एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स है। और यहां पर जो के है वो क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। और एक्स क्या होता है यहाँ पे, जो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेन पोजीशन से। मान लो ये है, ठीक है, एक एटम ये दूसरा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं भाई। तुमने इसको इधर खींचा, तुमने क्या करा, इसको इधर खींचा, ये वापस क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ इधर आएगा। तो ये क्या करना चाहेगा, अपनी मेन पोजीशन पर ही आना चाहेगा। तो वही क्या है, एक्स। कहने का मतलब तुम्हारा मेन पोजीशन ये है, तुमने इससे कितना इधर खींचा, वही क्या तुम्हारा एक्स। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अपनी मेन पोजीशन पर से। ठीक है, तो एक्स क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मेन पोजीशन। मान लो जैसे ये है, ये दे रखा है, तुमने इस मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ा और इसको खींचना शुरू कर दिया, तुम यहां लेके आ गए खींच के, तो इस वाले जो इसकी मेन पोजीशन है उससे कितना डिस्प्लेस किया है, वही क्या है, तुम्हारी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो हुक्स लॉ में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स है। और यहां पर एक्स क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है। अभी नहीं समझ आया, फिर देख लो, ये है, तुमने इसको, ये मेन पोजीशन है, तुमने इससे कितना डिस्प्लेस किया है, वही क्या है, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वी एक्स, वो कितना होती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर जो होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। श्रोडिंगर इक्वेशन, 1D श्रोडिंगर, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, उसकी इक्वेशन क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू ई साइन एक्स। मैं जब इसी श्रोडिंगर इक्वेशन को जब मैं सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं तो क्या आ रही है यहां से, ई एन इज इक्वल टू एच न्यू ऑसिलेशन और n प्लस 1/2, जहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और यहां पर जो न्यू ऑसिलेशन है, ये जो न्यू ऑसिलेशन लिखा हुआ है ये क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। न्यू ऑसिलेशन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन न्यू। न्यू क्या है, रिड्यूस मास, और के क्या होता है यहाँ पे, वाइब्रेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब रिप्लेसिंग, मैं जो ये n की वैल्यू है, ये वाली श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आ गई, इसमें जो n की वैल्यू है
उसको किससे रिप्लेस करें हम लोग, वी से। किससे रिप्लेस करें, वी से। तो देखो एन की जगह क्या कर देंगे, वी रख देंगे यहां पे रख देंगे। ऐसे इस वाले एन की जगह हम लोग क्या रखने हैं, यहाँ पे वी रख दिया उठा के भाई यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बन गई यहां से, ई वी इक्वल टू एच न्यू ऑसिलेशन वी प्लस 1/2 बन गई। ठीक है, ये वाली जो न्यू है, ये जो वी है, जो तुमने एन की जगह क्या उठा के रख दिया, वी रख दिया। वी क्या होता है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। वी क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। जो वैल्यू होती है वी की सॉरी 0 1 2 3 4 डैश डैश कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जीरो से लेकर कुछ भी। देखो वी की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूं, वी की वैल्यू उठा के मैं इसमें 0 रख रहा हूं, तो ई जीरो की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 एच न्यू ऑसिलेशन आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारी एनर्जी है, जब तुम्हारा v इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट पर है भाई। ग्राउंड स्टेट पर है तो एनर्जी कितनी होती है, 1/2 एच न्यू ऑसिलेशन है। क्योंकि तुमने इस वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देख रहे हो, इस इक्वेशन में तुमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू उठा करके रख दी 0 की। तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बन गई यहां से सॉल्व करने के बाद, 1/2 एच न्यू ऑसिलेशन। यही क्या है, तुम्हारी 0 पॉइंट एनर्जी है। क्या होती है, 0 पॉइंट है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि 0 पॉइंट एनर्जी कब होती है, जब हमारा v क्या होना चाहिए, 0, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, E0 की 1/2 एच न्यू ऑसिलेशन। तो वही वाली क्या होती है स्टेट, तुम्हारी 0 पॉइंट एनर्जी वाली स्टेट होती है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं v इक्वल टू 1 रख के देख रहा हूं यहाँ पे। जब मैं v इक्वल टू 1 रख रहा हूं तो कितना आ रहा है वैल्यू v1 की, 3/2 एच न्यू ऑसिलेशन आ रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट, ये जो एनर्जी होती है कौन सी होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। फिर v इक्वल टू 2 रख के देख रहा हूं इसके अंदर, तो E2 कितना आ गया, 5/2 एच न्यू ऑसिलेशन। ये वाली जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होती है। फिर इसमें देखो जब मैं v इक्वल टू 3 रख रहा हूं तो E3 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, 7/2 एच न्यू ऑसिलेशन। ये वाली जो एनर्जी होती है कौन सी होती है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होती है। ठीक है, अब यहां से देखो ये सब जो मैंने डाटा देखा कि ग्राउंड स्टेट वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, 0 पॉइंट एनर्जी के नाम से जानते हैं। जो हमारे E0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 एच न्यू ऑसिलेशन। वहां पे v क्या होता है, 0 होता है। इन सब को देखो अभी हम प्लॉट पे बनाएंगे। ठीक है, देखो यहां पे हम लोग जो प्लॉट बना रहे हैं इस बार, वो एनर्जी वर्सेस, यहां पर क्या लिख रहे हैं हम लोग, एनर्जी, और यहां पर क्या है, आर। आर क्या है हमारा, इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन। ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन है। ठीक है, इधर आर लिखेंगे हम लोग, और यहां क्या है, इधर आर है और इधर क्या है, एनर्जी है। ठीक है, अब यहां पर देखो सबसे पहले v इक्वल टू 0 पर, जब v इक्वल टू 0 क्या होता है, जब v इक्वल टू 0 होता है तो E0 कितना होता है, 1/2 एच न्यू ऑसिलेशन होता है। ठीक है, मान लो ये वाला जो है वो क्या है, ये वाली जो लाइन है, अभी देखना इसको, ये कौन सी है, E0 है। ये वाली कौन सी है, E0। वहां पर जो वैल्यू है E0 की, v इक्वल टू 0 पे E0 निकाला है, वो कितना निकाला है, 1/2 एच न्यू ऑसिलेशन इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, उसके बाद देखो इससे ऊपर कौन सी होगी, v इक्वल टू 1 वाली होगी। v इक्वल टू 1 वाली कौन सी है, E1 है। E1 कितनी है यहाँ पे, 3/2 एच न्यू ऑसिलेशन है। ठीक है, ये वाली जो है वो कौन सी हो गई, 3/2 एच न्यू ऑसिलेशन है। फिर देखो v इक्वल टू 2 वाली, v इक्वल टू 2 वाली कहां है, यहां पर v इक्वल टू 2, E2 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 5/2 एच न्यू ऑसिलेशन। ठीक, फिर v इक्वल टू 3 वाली, यहां से कितना आ गया, v इक्वल टू 3 आ गया। v इक्वल टू 3 पे क्या है, E3 की वैल्यू, यह आ गई तुम्हारी 7/2 एच न्यू ऑसिलेशन। ठीक है, अब देखो मैं इसी पॉइंट को क्या कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, फिर यहां पर है, यहां पर, यहां पर, और क्या है, यहां पर। ठीक है, अब देखो यहां पे ये इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसको मिला दो इस तरीके से, तो ये बन गया तुम्हारा। ठीक, अब देखो यहां पर यही वाली कौन सी होती है, तुम्हारी ग्राउंड स्टेट। v इक्वल टू 0 वाली कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट। अब ये जो ग्राउंड स्टेट होती है इसी को किस नाम से जानते हैं, इज नोन एज 0 पॉइंट
एनर्जी। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? 0 पॉइंट एनर्जी। फिर इससे जस्ट ऊपर वाली कौन सी होती है? जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। इससे ऊपर कौन सी होती है? सेकंड। जो एनर्जी होती है सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। जस्ट इससे ऊपर कौन सी होती है? एनर्जी जो होती है थर्ड एक्साइटेड। इस तरीके से भाई और भी क्या होंगे ऊपर, इस तरीके से एनर्जी स्टेट बन रहे होंगे, ठीक है। अब देखो ये सब कहानी किसकी थी कि तुम्हारा भाई ये जो एनर्जी थी वो ग्राउंड स्टेट पर इतनी होती है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर इतनी होती है, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं? ट्रांजिशन की, कि हमारा यहां से यहां ट्रांजिशन वो किस तरीके से होगा। मान लो ये कौन सी है? एक ग्राउंड स्टेट है, उससे हमारा ट्रांजिशन यहां पर हो गया। जो ये वाला जो ट्रांजिशन होता है वो कैसा होता है? एक फॉरबिडन होता है। फॉरबिडन मतलब समझ रहे हो, जो ट्रांजिशन हमारे पॉसिबल नहीं होते। यहां पर भी जैसे हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रम में पढ़ रहे थे कि जो हमारे ट्रांजिशन होते हैं वो कैसे होने चाहिए? एक स्टेप वाइज ट्रांजिशन होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, यहां पर भी स्टेप वाइज हमारे ट्रांजिशन होते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या होता है, स्टेप वाइज हो रहा है। इससे ग्राउंड से एक्साइटेड पर गया, ये एक्साइटेड से क्या हो गया? सेकंड, फर्स्ट एक्साइटेड से सेकंड एक्साइटेड पे चला गया। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राउंड स्टेट से सीधा कहां जंप कर जाए? एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। समझ के बात को? ये वाला जो ट्रांजिशन होता है वो कैसा होता है? फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। लेकिन ये सब जो ट्रांजिशन होते हैं स्टेप वाइज वाले, वो सब कैसे होते हैं? एक अलाउड ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग सिलेक्शन रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने ट्रांजिशन देखे, वो कैसे होते हैं? स्टेप वाइज होते हैं। तो भाई स्टेप वाइज होते हैं, इसी तरीके से तो रोटेशनल में भी हो रहे थे। रोटेशनल में क्या होते हैं? एक स्टेप वाइज सिलेक्शन हो रहा था। तो हम लोग सिलेक्शन रूल क्या था रोटेशनल के लिए? डेल्टा जो जे था वो कितना होना चाहिए था? +-1 होना चाहिए था। +1 मतलब एब्जॉर्ब करके 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, और -1 का मतलब क्या है? 1 यूनिट, मतलब एमिशन होने के बाद 1 यूनिट वो नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर जो सिलेक्शन रूल होता है, जो सिलेक्शन रूल होता है वो कितना होता है? यहाँ पे वो भी होता है हमारा डेल्टा V कितना होता है? +-1 होना चाहिए। +1 का मतलब क्या है? 1 यूनिट ऊपर जाएगा। -1 का मतलब क्या है? 1 यूनिट नीचे जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन रूल कितना होता है? जैसे हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या होता है? सिलेक्शन रूल था ना, डेल्टा जे क्या होना चाहिए? +-1 होना चाहिए। इसी तरीके से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो होते हैं उसके अंदर भी क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस होते हैं। तो वो जो ट्रांजिशंस होते हैं वो अलाउड होंगे या फिर फॉरबिडन होंगे, उसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है? वो सिलेक्शन रूल पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सिलेक्शन होते हैं ना, इसमें भी जो सिलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेप वाइज सिलेक्शन होते हैं प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में, ठीक है। जो सिलेक्शन रूल आता है वो कितना आता है? डेल्टा V जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? +-1 होना चाहिए। किसके लिए? प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के जो ट्रांजिशंस होते हैं, ठीक है। +1 का मतलब क्या है? कि वो 1 यूनिट ऊपर जाएगा, और -1 का मतलब क्या है? कि वो एमिशन होगा तो 1 यूनिट नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो हम लोग बात करते हैं, हमें जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी पढ़ते हैं वो किसकी टर्म में पढ़ते हैं? वेव नंबर्स की टर्म में पढ़ते हैं। तो कोई भी एनर्जी है उसको वेव नंबर की टर्म में हम लोगों ने रोटेशनल में भी देखा था। क्या कर रहे थे? उसको hc से डिवाइड लगा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेव नंबर की टर्म में हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो भी एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, उसको किससे डिवाइड लगा देंगे? हम लोग hc से डिवाइड यहाँ पर लगा देंगे। ये एनर्जी जो होती है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा की कैसे अभी निकाली थी? क्या था? h न्यू ऑसिलेशन और v +1/2। इसको जब हम लोग hc से डिवाइड लगा रहे हैं तो किसकी टर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है? वेव नंबर की टर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। फिर देखो यहां से h से ये h खत्म हो गया, क्या बच गया? न्यू ऑसिलेशन बाय c बच गया, और v +1/2 यहां पर बच गया, ठीक है। न्यू ऑसिलेशन डिवाइड बाय c, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओमेगा ऑसिलेशन, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं? इतने टर्म को हम लोगों ने क्या बोल दिया? न्यू ऑसिलेशन बाय c को ओमेगा ऑसिलेशन बार बोल दिया, ठीक है। अब देखो जो भी हमारा ट्रांजिशन v = 0 की वैल्यू रख के देखिए। v = 0 रखा है तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 0 रख दो, 1/2 ओमेगा ऑसिलेशन बार वैल्यू आ गई जब v = क्या है? 0 है। फिर v = 1 रख के देखा तो इसके अंदर v = 1 रखो तो कितना आ गया? 3/2 ओमेगा ऑसिलेशन बार इसकी वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे हम लोगों ने किसकी वैल्यू रख के देखी? v = 2 की। जब v = 2 इसके अंदर रखा तो क्या आ गया? 5/2 ओमेगा ऑसिलेशन। फिर हम लोगों ने v = 3 रख के देखा, जब v = 3 यहाँ पे पुट कर देंगे कितना आ जाएगा?
7/2 ओमेगा ऑसिलेशन। इसी तरीके से हम लोग v की वैल्यू 4, 5, 6 रख के देखते जाएंगे, फिर हमें क्या मिलती जाएगी, है एप्सिलॉन की वैल्यू। एप्सिलॉन क्या है, वेव नंबर की टर्म में एनर्जी निकाली है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो भी एब्जॉर्प्शन है, चलो एक हम लोग प्लॉट देख लेते हैं। जैसे हमारा देखो ये एनर्जी है, यहां पर क्या है एनर्जी, और इधर क्या है आर नॉट। आर नॉट क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन। ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन है, ठीक है। प्लॉट कैसा आ रहा था, वो कुछ इस तरीके से आ रहा था। यहां पर क्या था, v इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ठीक है, वो इस तरीके से ये चलता जा रहा है, ठीक है। ये वाली जो सबसे नीचे वाली है वो कौन सी है, v इक्वल टू 0। v इक्वल टू 0 पे जो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/2 ओमेगा ऑसिलेशन बार। फिर v इक्वल टू 1 पे देखो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितनी है, 3/2। एप्सिलॉन 1 की जो वैल्यू कितनी है, 3/2 ओमेगा ऑसिलेशन बार। फिर देखो v इक्वल टू 2 रख के देखना है, तो एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पे एप्सिलॉन 2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 5/2 ओमेगा ऑसिलेशन बार। फिर यहां पे देखो v इक्वल टू 3 रख रहे हैं, तो एप्सिलॉन 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/2 ओमेगा ऑसिलेशन। तो यहां पर एप्सिलॉन 3 की वैल्यू आ गई तुम्हारी 7/2 ओमेगा ऑसिलेशन बार, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो गए, यहां पर बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स होगी। फिर देखो जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कैसे होता है, यहां से यहां हो जाता है, यहां से यहां। ये सब जो ट्रांजिशन हो रहे हैं स्टेप वाइज हो रहे हैं ना, 1 यूनिट ऊपर जा रहा है, ये सब कैसे होते हैं, अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं। अब एक बात देखो, जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन है, मान लो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देखो ये वाली जो एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, और इससे क्या है, जस्ट इसके ऊपर एक स्टेट बनी हुई है। इस वाली स्टेट को मैंने बोल दिया v, इससे जस्ट ऊपर वाली कौन सी है, v+1 है, ठीक है। इसने क्या करी, यहां पर मॉलिक्यूल बैठा हुआ वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट करता जा रहा है। तो इसको कितने वेव नंबर की, एच न्यू क्या है, एच न्यू के टर्म में हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, तो कितने वेव नंबर की हम लोग फोटोन्स डाल रहे हैं, जिससे हमारा ट्रांजिशन क्या हो रहा है, v से v+1 जा रहा है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है उससे जो ट्रांजिशन हो रहे हैं कहां से कहां हो रहे हैं, v से v+1 हो रहे हैं ट्रांजिशन। तो कितने वेव नंबर की फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब करके वो ट्रांजिशन होगा। तो देखो जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो कहां से कहां होते हैं, v से v+1। तो कैसे निकालेंगे, इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी को माइनस कर देंगे। ये वाली एनर्जी कौन सी हो गई, ev, और इससे जस्ट ऊपर कौन सी होगी, एप्सिलॉन v+1 हो जाएगी। तो ऊपर वाले में से क्या करें, नीचे वाले एनर्जी को माइनस करेंगे, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कितने वेव नंबर की फोटोन्स को इसने एब्जॉर्ब करके वो जो ट्रांजिशन हुआ है वो v से v+1 पे गया है। तो यहां पे देखो एप्सिलॉन v+1 से माइनस कर दिया एप्सिलॉन भी, जब भी हमें पता चलेगा कितने वेव नंबर की फोटोन से एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एक बात देखो, एप्सिलॉन v की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से ये आ गई ओमेगा ऑसिलेशन v+1/2 आ गई, और हमें यहां पर किसकी वैल्यू रखनी है, एप्सिलॉन v+1 की। तो यहां पर जो v है इसकी जगह क्या रख देंगे हम लोग, v+1 को पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहां से ओमेगा ऑसिलेशन बार, और यहां v की जगह क्या आ गया, v+1, और यहां +2। फिर देखो माइनस एप्सिलॉन v की वैल्यू रख देंगे, वो सीधी ये नहीं रखी हुई है, ओमेगा ऑसिलेशन v+1/2। अब एक बात देखो, जब मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं, ओमेगा ऑसिलेशन को कॉमन ले लो इन दोनों में से, इसको माइनस कर दो, जब माइनस करो तो v से v खत्म हो जाएगा ये, और हाफ से क्या हो जाएगा, हाफ चला जाएगा, क्या बच जाएगा 1। तो जब तुम्हारा ट्रांजिशन हो रहा है v से v+1, तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, ओमेगा ऑसिलेशन बार, और ये यूनिट किस की होती है, सेंटीमीटर इनवर्स में इसकी यूनिट होती है। देखो ये जो ट्रांजिशन आ रहे हैं v से v+1 ट्रांजिशन हो रहे हैं, इससे क्या आ रही है, स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो रही है। तो जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस देखते हैं तो हमें क्या आती है, सिर्फ एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होती है। रोटेशनल स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था, रोटेशनल स्पेक्ट्रम में 2b सेंटीमीटर इनवर्स का गैप आ रहा था सबके एनर्जी के बीच में। जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस थी रोटेशनल स्पेक्ट्रम में कितने का गैप आ रहा था, 2b सेंटीमीटर इनवर्स का आ रहा था, और सब क्या थी, इक्वल डिस्टेंस पर थी। लेकिन यहां पर देख रहे हो जो सिर्फ एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो रही है, क्या हो रही है, सिर्फ एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो रही है। और वो भी कैसा बैंड आ रहा है, जब तुम स्पेक्ट्रल लाइंस देखोगे तो कैसा बैंड आ रहा है, आईआर में दिखता है, इंटेंस बैंड आता है। कैसा बैंड आता है, इंटेंस बैंड आता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ले यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कि जो तुम्हारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस आती है उसका जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होती है, और जो तुम्हारा कितना होता है इसकी वैल्यू, ओमेगा ऑसिलेशन बार, ठीक है।
अब देखो जिस तरीके से हम लोगों ने रोटेशनल स्पेक्ट्रम में पढ़ा था कि कौन कौन से भाई तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हैं वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे, तो क्या होंगे, माइक्रोवेव एक्टिव होंगे। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे, उनको क्या बोलते थे, माइक्रोवेव इनएक्टिव। इसी तरीके से हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी हम लोग क्या देखेंगे कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो वाइब्रेशन शो करेंगे या फिर कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो वाइब्रेशन शो नहीं करेंगे। अब देखो स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि रोटेशनल के लिए हम लोग माइक्रोवेव डाल रहे थे। मॉलिक्यूल वाइब्रेट किस तरीके से करता है, जब उसके ऊपर क्या करते हैं, इंफ्रारेड रे डालते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड वेव डालते हैं। तो जब हमारा मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे माइक्रोवेव एक्टिव बोलते थे रोटेशनल में, ऐसे हम लोग वाइब्रेशनल में क्या बोलेंगे कि ये इंफ्रारेड एक्टिव है और नहीं करेगा वाइब्रेट, तो क्या बोलेंगे, ये एक इंफ्रारेड इनएक्टिव है, ठीक है। करेगा तो इंफ्रारेड एक्टिव, नहीं करेगा तो इंफ्रारेड इनएक्टिव, ठीक है। उसकी बातें कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो रोटेशन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं, ठीक है। देखो यहां पे जो भी तुम्हारे होमोन्यूक्लियर डायाटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में देखो कौन कौन से हैं, जैसे तुम्हारा H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया, ये सब क्या है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी हम लोगों ने चर्चा पहले भी कर ली थी। इन सब के जो डाइपोल मूवमेंट होते हैं क्या होते हैं, जीरो डाइपोल मूवमेंट होते हैं, जीरो डाइपोल मूवमेंट होते हैं, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट पे सेपरेटली पढ़ा रखा है, ठीक है। इसका क्या होता है, जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। जब इनके डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं हमारे, एक इंफ्रारेड इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड इनएक्टिव कहने का मतलब ये सब क्या करेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, एक होते हैं हेट्रोन्यूक्लियर डायाटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स देखो कौन कौन से हैं, जैसे HCl हो गया, ठीक है, CO हो गया, HBr हो गया, ये सब क्या है हमारे, एक हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। CO का एग्जांपल लेते हैं, कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इस तरीके से बना हुआ, इससे जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है, तो देखो डाइपोल मोमेंट क्या है इसका, नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। जब इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि ये पोलर है। तो ये सब क्या होंगे, इंफ्रारेड एक्टिव होंगे, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के डाइपोल मोमेंट जीरो होते हैं, और जो भी तुम्हारे हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंफ्रारेड एक्टिव होते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा शो करते हैं, ठीक है। अब देखो कोई क्वेश्चन हम पूछ ले कि जो CO2 है, ठीक है, CO2 मान लो, चलो छोड़ो, क्वेश्चन भी कराएंगे इसके वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के। अब देखो ये तो पता चल गया कौन से मॉलिक्यूल हमारे क्या करेंगे, इंफ्रारेड एक्टिव होंगे, जो भाई इंफ्रारेड एक्टिव होंगे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा शो करेंगे, और कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो इंफ्रारेड इनएक्टिव होंगे तो वो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने रोटेशनल में क्या पढ़ा था, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था कि एक AB टाइप का मॉलिक्यूल्स था, उसमें से एक A एटम को रिप्लेस कर रहे थे, उसकी जगह क्या लगा रहे थे, उसका एक हेवियर आइसोटोप लगा रहे थे। तो रोटेशनल कांस्टेंट पे देख रहे थे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा था, किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर भी क्या देखेंगे, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को देखेंगे कि कोई भी एक AB टाइप का मॉलिक्यूल्स है, उसमें एक हेवियर आइसोटोप लगाएंगे तो उससे हमें रोटेशनल कांस्टेंट वगैरह, सॉरी यहाँ रोटेशनल तो पढ़ना नहीं, वाइब्रेशनल कांस्टेंट वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पे। देखो हम लोग आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई भी मॉलिक्यूल है, एक AB टाइप का मॉलिक्यूल्स है जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, ठीक है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू ऑसिलेशन इक्वल टू 1/2 पाई √k/न्यू, ठीक है। ये इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बोल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जो न्यू है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूस मास। न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ma.mb डिवाइड बाय ma+mb होता है, ठीक है। अब एक बात देखो, कोई भी एक AB टाइप का मॉलिक्यूल्स था, इसमें से हम लोग एक A एटम को यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं और उसी का हेवियर आइसोटोप AI
यहाँ पर लगा रहे हैं। तो रिड्यूस मास क्या बन जाएगा, रिड्यूस मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू की जगह ये न्यू आई हो जाएगा। ये रिड्यूस मास किसका है, आइसोटोप, हैवियर आइसोटोप वाले का आएगा। तो यहाँ पे मास ऑफ एम ए आई डॉट एम बी, नीचे क्या लिख देंगे, एम ए आई प्लस एम बी हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात देखो, जो भी हैवियर आइसोटोप है और एक एटम ए था, तो हैवियर आइसोटोप वाले का मास क्या होगा, नॉर्मल वाला जो एक एटम है उससे क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, तो इसका रिड्यूस मास भी क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा उसका रिड्यूस मास से, ठीक है। अब देखो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है मॉलिक्यूल्स की, ए आई बी, ठीक है। आई मतलब क्या है कि एक आइसोटोप लगा दिया हमने ए एटम को हटा करके, वो कितना है, वो देखो यहाँ पे क्या दे दिया, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी न्यू ऑसिलेशन, यहाँ पे आई लगा दिया आइसोटोप वाले का है, इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाय न्यू। इस वाली इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन बोल दी, सेकंड इक्वेशन बोल दिया। अब देखो जो सेकंड इक्वेशन है उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे डिवाइड लगा रहे हैं। तो देखो 1/2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से क्या बच जाएगा, न्यू ऑसिलेशन आई डिवाइड बाय न्यू ऑसिलेशन इज इक्वल टू अंडर रूट न्यू अपॉन न्यू आई बच जाएगा। न्यू क्या है, रिड्यूस मास है किसका, ए बी मॉलिक्यूल्स का, और ये न्यू आई कौन सा रिड्यूस मास है, एक ए आई बी टाइप के मॉलिक्यूल्स का रिड्यूस मास है। तो यहां से एक बात देखो, जो न्यू आई ऑसिलेशन है इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया मल्टीप्लाई में आगे इधर आने के बाद, ये क्या बन गया, न्यू अपॉन न्यू आई। ये जो इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन बन गई, एक थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो देखो एक बात यहां से पता चल रही है मेरे को, मुझे पहले पता है कि जो न्यू आई है, जो रिड्यूस मास है ए आई बी मॉलिक्यूल्स का, आइसोटोप वाले मॉलिक्यूल्स का, वो ज्यादा है किससे, रिड्यूस मास ए बी मॉलिक्यूल्स से। तो ये वाला रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चल रहा है ना, कि ये चीज ज्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, रिड्यूस मास ज्यादा हो गया, तो उसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो इससे कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहां पर देखो ये जो है और ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। जब मेरी ये वाली जो फैक्टर है न्यू आई वाला फैक्टर का, वो ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मेरे पास एक रिलेशन पहले ही पता है कि जो रिड्यूस मास है आइसोटोप वाले का वो क्या होगा, ज्यादा होगा ए बी टाइप के मॉलिक्यूल्स वाले का, आइसोटोप वाले का ज्यादा है ना रिड्यूस मास उससे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रहा है, तो ये फैक्टर क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, कम हो गया। तो जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है आइसोटोप वाले मॉलिक्यूल्स की, वो क्या आ रही है, कम आ रही है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी टाइप के मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो जो तुम्हारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा था वो इतना ही था, यहीं पर तुम्हारा जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है वो ओवर होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रमन इफेक्ट, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, ठीक है। रोटेशनल कर लिया, वाइब्रेशनल ओवर कर दिया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है।